एक सवाल जिसका जवाब आज भी भारत तलाश रहा है। कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं, समाज के जख्मों पर लिखी जाती हैं। यह भी ऐसी एक कहानी है। एक गरीब मल्लाह परिवार में जन्मी बच्ची, जिसने बचपन में सिर्फ अपने पिता की जमीन पर अपना हक मांगा था, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। फिर उसकी शादी कर दी गई। वह अत्याचार सहती रही, समाज ने उसकी बात नहीं सुनी, कानून तक उसकी आवाज नहीं पहुंची, और एक दिन वह अचानक गायब हो गई। गांव वालों ने कहा वह कभी वापस नहीं आएगी। मां ने इंतजार किया, पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन समय बीतता गया। फिर एक दिन अखबारों में एक तस्वीर छपी, नाम था फूलन देवी। बेटी जिंदा थी, लेकिन अब वह चंबल के बिहड़ों में थी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे भारत को बांट दिया। कहीं गोलियां चली, कहीं आंसू बहे, कहीं बदले की आग थी तो कहीं न्याय की पुकार। एक तरफ बेहमई कांड था तो दूसरी तरफ 13 फरवरी 1983 का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण। फिर 11 साल तक लगातार जेल। मुलायम सिंह यादव का वह फैसला जिसने फूलन देवी की जिंदगी को एक नई दिशा दी, और फिर वही महिला जिसे कभी पुलिस ढूंढ रही थी, वह भारत की संसद तक पहुंची। लेकिन इतिहास ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। 25 जुलाई 2001 दिल्ली की एक सुबह कुछ गोलियां चली और एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन एक बहस शुरू हो गई जो आज भी खत्म नहीं हुई। क्या फूलन देवी अपराधी थी? क्या वे व्यवस्था की शिकार थीं, या फिर दोनों? आज की यह कहानी किसी को महान साबित करने की नहीं है, किसी को निर्दोष घोषित करने की भी नहीं है। यह कहानी उन सभी घटनाओं को जोड़कर समझने की कोशिश है जिन्होंने गरीब बच्ची को चंबल के बिहड़ों से भारत की संसद तक पहुंचा दिया और उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित नाम भी बनाया। यह है वीरांगना फूलन देवी की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। 10 अगस्त 1963 उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के छोटे से गांव गुढ़ा का पुरवा में एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया फूलन। पिता थे देवी दीन मल्लाह, एक गरीब किसान जिनके पास पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा था। मां थी मूला देवी, जो सीमित संसाधनों में पूरे परिवार को संभालने की कोशिश करती थी। घर बड़ा था, जिम्मेदारियां उससे भी बड़ी थीं। फूलन अपने भाई बहनों के साथ मिट्टी के आंगन में खेलते हुए बड़ी हो रही थी, लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। यह लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं थी, यह लड़ाई अपने ही परिवार के भीतर थी। आरोप था कि फूलन के चचेरे भाई बिहारी लाल मल्लाह के बेटे मैयादीन ने फूलन के पिता के हिस्से की 4 बीघे पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया था। गांव की पंचायतों में बातें हुई, रिश्तेदार जुटे, लेकिन विवाद खत्म होने के बजाय और गहरा होता गया। फूलन तब बहुत छोटी थी, उन्हें कानून की भाषा समझ नहीं आती थी, लेकिन इतना जरूर समझ आने लगा था कि उनके पिता दिन भर खेत में पसीना बहाते हैं, फिर भी अपने ही हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहा जाता है कि एक दिन छोटी सी फूलन ने सबके सामने सवाल उठा दिया, अगर यह जमीन हमारे दादा की थी तो मेरे पिता का हिस्सा कहां गया? एक बच्ची का यह सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, यह उस व्यवस्था को चुनौती था जहां उम्र, गरीबी और जाति तीनों मिलकर अक्सर इंसाफ की आवाज को दबा देते थे। शायद किसी ने उस दिन ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इतिहास ने दिया, क्योंकि यही वह पल था जब फूलन देवी ने पहली बार अन्याय को सिर्फ देखा नहीं था, उसे पहचानना भी शुरू कर दिया था। पुश्तैनी जमीन का विवाद अब केवल खेत की मेड़ तक सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे उसकी आग पूरे परिवार तक पहुंच चुकी थी। देवी दिन मल्लाह रोज सुबह खेत की ओर निकल जाते, लेकिन शाम को लौटते समय उनके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान नहीं होती थी। कई बार चुपचाप घर के बाहर खाट पर बैठ जाते। मूला देवी उन्हें देखते ही समझ जाती, लगत है आज फिर पंचायत में बात बिगड़ गई। घर के बच्चों को पूरी बात समझ नहीं आती थी, लेकिन इतना जरूर समझ आने लगा था कि उनके बाबा ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जहां गरीब का सच अकेला पड़ जाता है। उधर मैयादीन का परिवार गांव में रसूखदार माना जाता था, लोग उनकी बात जल्दी मान लेते थे, और इधर देवी दीन के हिस्से में थी गरीबी, मेहनत और इंसाफ मिलने की उम्मीद। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ यह उम्मीद भी छोटी होती जा रही थी। फूलन अब पहले जैसी चुप रहने वाली बच्ची नहीं थी। वो अक्सर अपने पिता के साथ खेत तक चली जाती, रास्ते भर सवाल करती, बाबा जो उन जमीन हमार है तो हम वापस काहे नहीं लेते? देवी दीन कुछ पल चुप रहे, फिर धीमे से बोले, बिटिया ताकत खाली लाठी में नहीं होत, ताकत लोगन के साथ में भी होता है। हमरे संग सच तो है, लेकिन सच के जीते में देर लगत है। फूलन ने अपने पिता का चेहरा देखा, उन्हें पहली बार लगा कि गरीब आदमी सिर्फ मेहनत से नहीं, मजबूरी से भी बूढ़ा हो जाता है। कुछ समय बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव का ध्यान इस छोटी सी लड़की की ओर खींच लिया। बताया जाता है कि मैयादीन के सामने फूलन ने फिर अपने पिता के हिस्से की जमीन की बात उठा दी। यह वह बच्ची का सवाल था, लेकिन गांव के बड़े लोगों ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। मैयादीन गुस्से में बोला, चुप, बहुत बोले लग गई है। बिटियन का बड़न के बीच बोलन की तमीज नहीं सिखाई का?
पास खड़े कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने ताना मारा, अरे गरीब की छोरी है, और देखो जुबान। एक और आवाज आई, जा घर जा, ये पंचायत है, तोरे जैसन लड़किन खातिर नहीं है। कुछ पल के लिए फूलन चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था, वह एक सवाल था जिन्हें पहली बार महसूस किया कि इस समाज में हर किसी की आवाज की कीमत बराबर नहीं होती है। कुछ लोगों की बात बिना सुने मान ली जाती है, कुछ लोगों को सच बोलने पर भी चुप करा दिया जाता है। उस शाम जब वह घर लौटी तो अपनी माँ के पास बैठ गई, धीरे से पूछा, अम्मा गरीब होई सबसे बड़ा गुनाह होता है का? मुला देवी कुछ नहीं बोली, बस अपनी बिटिया को सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब शब्द नहीं देते, उन्हें सिर्फ एक माँ का दर्द समझता है। लेकिन जिंदगी अभी और कठिन होने वाली थी। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। दिन बीत रहे थे, लेकिन देवी दिन मल्लाह के घर की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक तरफ जमीन का विवाद, दूसरी तरफ बढ़ती गरीबी और तीसरी तरफ समाज का दबाव। उस दौर के गांव में एक बात अक्सर सुनने को मिलती थी, लड़की बड़ी होए से पहले बियाह कर दो, यही ठीक रहता है। शायद किसी ने यह नहीं सोचा कि लड़की की उम्र क्या है, उसके सपने क्या हैं, या वह खुद क्या चाहती है। एक शाम मूला देवी चूल्हे के पास बैठी थी। देवी दिन बाहर खाट पर चुपचाप आसमान देख रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद मूला देवी बोली, सुनत हो, गांव वाले फिर कहते हैं फूलन का बियाह कर दो। मूला देवी बोली, जानत हूं, लेकिन लोग कहाँ मानत हैं, रोज नई नई बात बनावत है। इतने में आंगन से फूलन की आवाज आई, अम्मा देखो, हम माटी की गुड़िया बनाए हैं। दोनों ने उधर देखा, फूलन मिट्टी से छोटी सी गुड़िया बना रही थी। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद लोग उसी बच्ची को दुल्हन बना देंगे। समय आगे बढ़ा, रिश्ते की बात आई। बताया जाता है कि फूलन की शादी पास के गांव के रहने वाले पुत्ती लाल से तय कर दी गई। उम्र में वह फूलन से काफी बड़े थे। उस समय ऐसी शादियां ग्रामीण समाज में सामान्य मानी जाती थी, लेकिन एक बच्ची के लिए फैसला उसकी समझ से बहुत बाहर था। जब घर में शादी की बातें होने लगी तो फूलन ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, अम्मा बिया हुई तो हम कहाँ जाए? मूला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, जहाँ हर लड़की जात है बिटिया, अपने नए घर। फूलन ने फिर पलट कर पूछा, फिर हम रोज तुमसे मिलने आओ? मूला देवी ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, क्योंकि सवाल का जवाब देते उनकी आवाज कांप जाती। शादी का दिन आ गया। गांव में ढोलक बजी, कुछ औरतें मंगल गीत गा रही थीं। आंगन में लोग थे, लेकिन उस भीड़ के बीच एक बच्ची बार बार अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती। उसे यह किसी खेल जैसा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि यह खेल नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। विदाई का समय आया। फूलन बैलगाड़ी की ओर बढ़ी। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने मिट्टी के घर को देखा। वही आंगन, वही नीम का पेड़, वही चूल्हा जहां वह कल तक खेलती थी। उन्होंने धीरे से पूछा, अम्मा हम जल्दी लौट आई ना? मूला देवी अब खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने बेटी को सीने से लगाया और सिर्फ इतना कहा, खुश रहियो बिटिया। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई। धूल उड़ती रही। देवी दिन बहुत देर तक सड़क की ओर देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उस दौर का पिता अक्सर रोता नहीं था, वह बस भीतर से टूट जाता था। फूलन अपनी नई जिंदगी की ओर जा रही थी। उन्हें नहीं मालूम था कि जिस घर को लोग उनका ससुराल कह रहे हैं, वही उनकी जिंदगी का सबसे कठिन अध्याय का इंतजार कर रहा है। सूरज डूब चुका था। गांव की पगडंडियों पर बैलगाड़ी के पहिए की चरमराहट सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद बैलगाड़ी एक मिट्टी के घर के सामने आकर रुक गई। घर के बाहर 2-3 औरतें खड़ी थीं। किसी ने मुस्कुरा कर कहा, आओ बहू आ गई। घूंघट में बैठी फूलन ने धीरे से बाहर देखा। वह घर उनके लिए बिल्कुल अनजान था। न अम्मा थी, न बाबा, न छोटा सा आंगन, न वह नीम का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर वह मिट्टी की गुड़िया बनाती थी। वह धीरे धीरे बैलगाड़ी से उतरी। एक बुजुर्ग औरत ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, डर मत बिटिया, अब यही तुम्हार घर है। फूलन ने मासूमियत से पूछा, अम्मा हम अपने घर कब जाई? बुजुर्ग औरत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब यही घर है तुहार। यह सुनकर फूलन ने पहली बार महसूस किया कि शायद अब सचमुच बहुत कुछ पीछे छूट चुका है। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती रही। शायद उन्हें लगता था कि अभी बाबा आएंगे और कहेंगे, चल बिटिया घर चलत हैं, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह हुई। आंगन में काम शुरू हो चुका था। किसी ने पानी भरने को कहा, किसी ने चूल्हा सुलगाने को कहा, किसी ने बर्तन साफ करने को। फूलन अभी इतनी छोटी थी कि कई काम ठीक से कर भी नहीं पाती थी। जब उनके हाथ से एक पीतल का लोटा छूटकर गिरा तो दूसरी तरफ से बड़ी तेज आवाज आई, इतनी बड़ी हो गई, काम कुछ नहीं आवत का? फूलन घबरा गई। धीरे से बोली, हम सब सीख ले। लेकिन उस घर में उनकी मासूमियत को समझने वाला शायद ही कोई था। बताया जाता है कि उनके पति पुत्ती लाल उनसे उम्र में काफी बड़े थे।
फूलन अभी बचपन की दहलीज पर थीं, जबकि उनसे एक ऐसी भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही थी जिसे समझने की उम्र भी उनकी नहीं थी। दिन बीतते गए, फूलन के चेहरे की मुस्कान कम होती गई। वो अक्सर घर के पीछे अकेली बैठ जाती, आसमान की ओर देखती और धीरे से खुद से कहती, अम्मा हमके यहाँ से ले जात। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके कहा कि हम अपने घर जाइब, बाबा से मिलब। दूसरी तरफ से जवाब आया कि अब बार बार मायके नहीं जात, ससुराल ही लड़की का घर होता है। उस दिन शायद फूलन ने पहली बार महसूस किया कि उनके मन की बात सुनने वाला वहां कोई नहीं है। ससुराल का यह समय फूलन के लिए अत्यंत कष्टदायक रहा। कम उम्र, असमान वैवाहिक संबंध और कठोर व्यवहार ने उनके बचपन पर गहरा असर डाला। एक शाम वह घर के कोने में बैठी रो रही थी। धीरे से बोली, हे भगवान, हमसे कौन सी गलती हो गई? लेकिन उस सवाल का जवाब न उस घर में था, न उस समाज के पास जिसने एक बच्ची से उसका बचपन छीन लिया था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब फूलन ने तय कर लिया कि अब वो चुपचाप सब कुछ सहती नहीं रहेंगे। यही फैसला उन्हें फिर से अपने मायके की ओर ले जाएगा और वहीं से उनके जीवन का अगला संघर्ष शुरू होगा। साल 1974, बरसात का मौसम था। कच्ची पगडंडियां कीचड़ से भर चुकी थी। देवी दिन मल्लाह खेत से लौट रहे थे। कंधे पर फावड़ा था, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरे पर रोज की वही थकान। अभी वह घर के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि सामने से एक दुबली पतली लड़की दौड़ती हुई आई। वह फूलन थी। बाबा देवी दिन घबरा गए। अरे बिटिया, तू अकेले कैसे आ गई? फूलन कुछ बोल नहीं पाई, बस रोती रही। इतने में मूला देवी भी बाहर आ गई। उन्होंने बेटी का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। कहा, भवा बिटिया, काहे रोवत हो? फूलन की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। काफी देर बाद उन्होंने बस एक ही बात कही, अम्मा हम वहां ना रहा, हमके अपने लगे रखो। देवी दी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, किसी ने कुछ कहा है क्या बिटिया? फूलन ने धीरे से सिर झुका लिया। फूलन देवी के बाद के बयानों के अनुसार ससुराल में उनका समय बेहद कष्टदायक रहा। कम उम्र में विवाह और प्रतिकूल परिस्थितियों ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से गहरे आघात दिए। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। मूला देवी बार बार बेटी को देखती और चुपके से आंसू पोंछ लेती। देर रात देवी दिन बोले, मूला बिटिया भी बहुत छोटी है। मूला देवी ने भर्राई आवाज में कहा कि छोटी तो पहले भी रही, लेकिन समाज का डर हमसे बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद दोनों चुप हो गए। उस दौर में गांव का समाज अक्सर बेटी के दुख से ज्यादा उसकी शादी बचाने की बात करता था। परिवार जमीनी विवाद को लेकर अक्सर आमने सामने आ जाता था। यही वाकया फिर हुआ। उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे गांव की पंचायत लगी थी। चारपाइयां बिछी थी, कुछ बुजुर्ग बैठे थे, बाकी लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बीच में देवी दिन मल्लाह खड़े थे, सिर झुका हुआ था। सामने मैया दीन था। जमीन का पुराना विवाद था, लेकिन इस बार बात पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ चुकी थी। फूलन भी भीड़ के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। एक बुजुर्ग ने कहा, देवी दिन अब बहुत हो गया, समझौता कर लो। देवी दिन ने शांत आवाज में जवाब दिया, समझौता तब करूं जब हिस्सा हमार हुई, अपना हक कैसे छोड़ दें? मैया दिन ने बात काट दी, कौन सा हक? अब सब गांव जानत है, का सही है का गलत। फूलन से रहा नहीं गया, वो आगे बढ़ी और बोली, झूठ कहत हो। भीड़ एकदम शांत हो गई। इतनी छोटी लड़की और पंचायत के बीच इस तरह बोल रही थी। एक आदमी झुंझला कर बोला, अरे लड़की है, इसे घर ले जाओ। लेकिन फूलन नहीं रुकी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हमारे बाबा ने खेत जोता है, पसीना बहाया है, हक भी उन्हीं का है। यह सुनते ही कई लोग नाराज हो गए। उस दिन पंचायत बिना किसी समाधान के खत्म हो गई। लेकिन गांव में चर्चा अब जमीन की नहीं रही, फूलन की होने लगी। देवी दिन की लड़की बहुत बोलत है, कल और मुसीबत खड़ी करेगी। कुछ ही समय बाद हालत और बिगड़ गए। मैया दिन के लिए चुनौती अब देवी दिन मल्लाह नहीं बल्कि फूलन देवी बन गई थी। मैया दिन ने फूलन के खिलाफ षड्यंत्र रचकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। सुबह की पहली किरण अभी गांव की कच्ची गलियों तक पहुंची ही थी। मूला देवी आंगन में चूल्हा सुलगा रही थी। देवी दिन मल्लाह बैलों को सानी पानी दे रहे थे। फूलन हाथ में झाड़ू लेकर आंगन बुहार रही थी। घर में गरीबी थी, लेकिन उस सुबह तक सब कुछ सामान्य था। किसी को नहीं मालूम था कि कुछ ही देर में इस घर का सुकून हमेशा के लिए टूटने वाला है। तभी गली से दौड़ता हुआ एक किशोर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। काका काका जल्दी बाहर आइयो। देवी दिन ने घबरा कर पूछा, का भवारे? लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैया दिन पुलिस लेके आवत हैं। एक पल के लिए पूरा आंगन जैसे थम गया। मूला देवी के हाथ से रोटी छूटकर तवा पर जलने लगी। फूलन ने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर ऐसा डर देखा था। कुछ ही क्षण बाद धूल उड़ाती हुई एक पुलिस जीप देवी दिन के घर के सामने आकर रुकी। गांव के लोग अपने अपने घरों के बाहर निकल आए। देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई। जीप से एक दरोगा उतरा। उसने हाथ में पकड़ा कागज खोला और ऊंची आवाज में पूछा, देवी दिन मल्लाह कौन है? देवी दिन आगे आए, बोले, जी हम हैं साहब। दरोगा ने बिना भूमिका के कहा, तुम्हारी लड़की फूलन कहाँ है? फूलन धीरे धीरे आगे आई और बोली, हम हैं। दरोगा ने उनकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई है।
पूछताछ के लिए थाने चलना होगा। फूलन कुछ समझ ही नहीं पाई कि चोरी और हमने भीड़ के पीछे खड़ा मैया दीन चुपचाप यह सब देख रहा था। मूला देवी दौड़कर बेटी के सामने खड़ी हो गई, बोली साहब ये बच्ची है, गरीब है लेकिन चोर नहीं है। दरोगा ने शांत स्वर में कहा हम फैसला करने नहीं आए हैं, रिपोर्ट दर्ज हुई है, पूछताछ करनी पड़ेगी। देवी दी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, साहब हम भी चलत हैं, बिटिया अकेली डर जाई। दरोगा ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर बोला चलो, लेकिन थाने में जो पूछताछ होगी उसमें कोई दखल नहीं देगा। फूलन जीप की ओर बढ़ी, उनके कदम भारी थे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, अम्मा की आंखों में आंसू बह रहे थे, बाबा होठ पीछे खड़े थे और गांव खामोश तमाशा देख रहा था। जीप धीरे धीरे गांव के बाहर निकल गई। पुलिस की जीप कच्चे रास्ते को पार करती हुई थाने के सामने जाकर रुकी। फूलन ने पहली बार किसी थाने की इमारत देखी थी, ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा फाटक और फिर वर्दी पहने कई लोग। जीप रुकते ही एक सिपाही ने कहा नीचे उतरो। फूलन ने घबराकर अपने पिता की ओर देखा। देवी दी ने बस इतना कहा, डरियो मत बिटिया, सच के साथ भगवान रहता है। लेकिन उस समय उन्हें भी नहीं मालूम था कि गरीब आदमी का सच हर जगह एक जैसी ताकत नहीं रखता। फूलन को एक कमरे में बैठा दिया गया। सामने मेज पर कागज रखे थे। एक अधिकारी ने बिना किसी भूमिका के पूछा, नाम बताओ। फूलन ने कहा फूलन, फिर कहा कि पूरा नाम बताओ। तो फूलन देवी ने बताया, फूलन देवी। चोरी किसके साथ मिलकर की? फूलन ने तुरंत सिर हिलाया कि हमने कोई चोरी नहीं की साहब। अगला सवाल फिर वही था, फिर वही जवाब। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर बरामदे में बैठे देवी दीन बार बार दरवाजे की ओर देखते। हर बार कोई सिपाही निकलता तो उन्हें लगता अब बेटी बाहर आएगी, लेकिन समय बीतता गया। फूलन देवी के बयानों के अनुसार थाने में उनसे कठोर पूछताछ की गई, उनके साथ मारपीट हुई, उन्हें अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा। जब कई घंटों बाद फूलन बाहर निकली तो उनकी चाल पहले जैसी नहीं थी। चेहरे पर थकान थी, आंखों में डर था और होठ पूरी तरह खामोश थे। देवी दीन दौड़कर उनके पास पहुंचे, चल बिटिया घर चलत हैं। फूलन ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और सुनसान रास्ते से वापस लौट गए। उस दिन पहली बार देवी दीन को महसूस हुआ कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। शाम ढल चुकी थी, सूरज खेतों के पीछे छिप गया था। देवी दीन और फूलन धीरे धीरे घर के पास पहुंच गए। बताया जाता है कि रास्ते में कई लोग मिले, लेकिन किसी ने हाल तक नहीं पूछा। कुछ लोग बस उन्हें देखते ही रहे, कुछ ने नजरें फेर ली। गांव में खबर पहले ही पहुंच चुकी थी कि फूलन को पुलिस थाने ले गई थी। बस इतना सुनना ही काफी था। सच्चाई क्या थी यह जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। घर पहुंचते ही मूला देवी दौड़कर बाहर आई। उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। माँ ने फिर इतना पूछा, कुछ खायो बिटिया? फूलन ने धीरे से सिर हिला दिया कि नहीं। उस रात चूल्हे पर रोटियां तो बनी, लेकिन किसी ने मन भर खाना नहीं खाया। देवी दिन चुपचाप आंगन में बैठे रहे। बार बार उनकी नजर दरवाजे पर जाती, जहां फूलन बिना कुछ बोले बैठी थीं। अगली सुबह जब फूलन कुएं पर पानी भरने पहुंची तो फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। महिलाएं बोल रही थी कि यही है, पुलिस इसको ही लेकर गई थी, कुछ तो किया होगा। ये सब जोर से नहीं बोले गए थे, लेकिन इतने भी धीमे नहीं थे कि फूलन इसे सुन न सके। वह बिना कुछ कहे ही घड़ा उठाकर घर वापस लौट आई। घर पहुंचकर उन्होंने घड़ा नीचे रखा और पहली बार अपनी माँ से पूछा, अम्मा पुलिस किसी को ले जाए तो लोग पहले ही चोर समझ लेते का? मूला देवी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इस बेटी के सिर पर हाथ फेर दिया। उस दौर के ग्रामीण समाज में पुलिस थाने तक पहुंचना ही सामाजिक बदनामी का कारण बन जाता था। ऐसे माहौल का असर किसी किशोरी पर इतना गहरा पड़ सकता था, इसका उल्लेख फूलन देवी के जीवन से जुड़े कई विवरणों में मिलता है। दिन बीतते गए, लेकिन फूलन पहले जैसी नहीं रही। जो लड़की कभी खेतों में दौड़ती थी वो अब ज्यादातर चुप रहती थी। जो हर बात पर अपने पिता से सवाल करती थी अब घंटों बिना कुछ बोले आसमान की तरफ देखती रहती। देवी दिन यह बदलाव देख रहे थे, लेकिन उनके पास न पैसा था, न पहुंच और नहीं ऐसा कोई सहारा जो उनकी बेटी से उसका टूटा हुआ विश्वास वापस ला सके। उन्हें शायद यह भी नहीं पता था कि जिंदगी अभी फूलन की और भी कठिन परीक्षाएं लेने वाली हैं। दिन बीत रहे थे, लेकिन देवी दिन मल्लाह के घर में समय जैसे ठहर गया था। सुबह होती लोग खेतों की ओर निकल जाते, बच्चे खेलते, गांव अपनी रफ्तार में चलता रहता। लेकिन फूलन की दुनिया पहले जैसी नहीं रही थी। वह घर का काम करती, माँ का हाथ बटाती, पशुओं को चारा डालती, मगर उनके चेहरे पर पहले वाली चंचलता लौटकर नहीं आई। देवी दिन कई बार उन्हें समझाते हुए बोले, बिटिया जो बीत गवा उसे भूल जा। फूलन हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करती, लेकिन वह मुस्कान कुछ ही पल में खो जाती। उधर मैया दीन और देवी दीन के बीच जमीन का विवाद खत्म नहीं हुआ था। मैया दीन ने फूलन के सीधे साधे पिता की जमीन पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन
फूलन देवी हार मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन ऐसा भी आया जब फूलन देवी ने खेत पर जाकर मैया दीन पर पत्थरों से हमला कर दिया था। मैया दीन को समझ आ गया था कि यह लड़की जब तक गांव में है वह चैन से जमीन भी नहीं हड़प पाएगा। फूलन को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने और उसे डराने के लिए मैया दी ने बिहड़ के डकैतों का सहारा लिया। उसने चंबल घाटी के सक्रिय बाबू गुज्जर के गिरोह से संपर्क साधा और फूलन को अगवा करने की साजिश रची। लिहाजा बाबू गुज्जर की गैंग ने गूढ़ा का पुरवा गांव पर हमला कर दिया। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। डाकुओं के गैंग ने फूलन देवी के घर के बाहर खड़े होकर ऐलान किया कि दरवाजा खोलो। फूलन के पिता देवी दीन ने कांपते हुए हाथों से कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही 4-5 हथियारबंद डकैत आंगन में घुस आए। उनके कंधों पर बंदूकें थीं, चेहरे गमछों से ढके थे। घर का छोटा सा आंगन अचानक डर से भर गया। मूला देवी सहम कर फूलन के सामने खड़ी हो गई। देवी दीन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम लोग? सामने खड़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सीधे फूलन पर थी। कुछ क्षण तक पूरा घर खामोश रहा। फिर उसने इशारा करते हुए कहा, यही है। पीछे खड़े एक आदमी ने सिर हिलाया। देवी दीन दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़े। साहब, गरीब लोग हैं, हमारी बिटिया का क्या कसूर है? कोई उत्तर नहीं मिला। मूला देवी रोते हुए बोली, इसे छोड़ दो, जो चाहे हमसे ले लो। लेकिन उस रात दया की कोई जगह नहीं थी। फूलन ने पहली बार अपनी मां का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा मानो छोड़ेंगी तो सब कुछ लूट जाएगा। एक हथियारबंद आदमी आगे बढ़ा। उसने फूलन का हाथ पकड़ लिया। मूला देवी ने बेटी को अपनी ओर खींच लिया। आंगन में कुछ पल के लिए खींचतान होने लगी। देवी दीन बीच में आ गए। हमारी बिटिया को मत ले जाओ। उन्हें जोर से धक्का दिया गया। वह कच्चे आंगन में गिर पड़े। फूलन देवी चीख उठी। उधर मूला देवी की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, कोई बचाओ हमारी बिटिया को, बचाओ, कोई बचाओ हमारी बिटिया को। लेकिन दरवाजे बंद रहे। खिड़कियां आधी खुली और फिर धीरे धीरे बंद हो गईं। डर अक्सर इंसान को तमाशबीन बना देता है। कुछ ही पलों में फूलन को घर से बाहर ले जाया गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। आंगन में गिरे पिता, रोती हुई मां और मिट्टी का वही घर जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। उन्हें शायद तब भी उम्मीद थी कि कोई उन्हें वापस बुला लेगा, लेकिन वह आवाज कभी नहीं आई। उस रात गूढ़ा का पुरवा पीछे छूट गया और सामने था चंबल का वह बिहड़, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लोग कांप उठते थे। रात गहराती जा रही थी। चंबल के बिहड़ों में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। कहीं झिंगुरों की आवाज थी, कहीं दूर किसी सियार की हुआ हुआ और बीच में हथियारों की हल्की खनक। फूलन ने इससे पहले ऐसी दुनिया कभी नहीं देखी थी। न कच्ची गलियां थी, न खेत, न अपना घर, न अम्मा की आवाज, न बाबा का सहारा। सिर्फ ऊंची नीची बिहड़ की जमीन और अनजान चेहरे। थोड़ी दूर पर अलाव जल रहा था। कुछ लोग बंदूकें साफ कर रहे थे, कुछ चुपचाप बैठे थे। कोई हंस नहीं रहा था, मानो यहां मुस्कुराने पर भी मनाही हो। फूलन एक कोने में सिमट कर बैठ गई। घुटनों में सिर छिपा लिया। आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। बार बार उन्हें अपना घर याद आ रहा था। अम्मा जो हर बार पूछती थी, बिटिया खाना खा लिया? बाबा जो हर मुश्किल में कहते थे, डरियो मत, सब कुछ ठीक होई। लेकिन उस रात न कोई पूछने वाला था, न भरोसा दिलाने वाला। रात काफी बीत चुकी थी। एक आदमी उनके पास आया। उसने कुछ सूखी रोटियां और पानी का लोटा उनकी ओर बढ़ाया। फूलन ने सिर उठाकर देखा, लेकिन हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उस आदमी ने शांत स्वर में कहा कि खा लो, लंबा रास्ता तय करना है। फूलन ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी निगाहें बस अंधेरे में खोई हुई थीं। उन्हें अभी भरोसा था कि शायद सुबह होते ही कोई उन्हें घर वापस छोड़ देगा। उन्हें नहीं पता था कि यह उम्मीद भी धीरे धीरे उनसे छिनने वाली है। उस रात एक किशोरी ने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी इंसान अपना घर एक ही रात में नहीं खोता, वो अपना पूरा संसार खो देता है। बिहड़ों में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन फूलन को ऐसा लग रहा था मानो बरसों बीत गया हूं। हर सुबह डर के साथ खुलती, हर रात दहशत में बीतती। यहाँ किसी की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके हाथ में पकड़ी बंदूक से होती थी। इसी गिरोह का सरगना था बाबू गुज्जर। उसके नाम से आसपास के गांव कांपते थे। लेकिन फूलन के लिए डर सिर्फ उसके नाम से नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी से था। बाबू गुज्जर पर आरोप है कि उसने फूलन देवी के साथ बार बार यौन हिंसा और अमानवीय व्यवहार किया। बिहड़ों की हर रात फूलन के लिए एक नई परीक्षा बन चुकी थी। वह कई बार सोचती कि क्या कभी हम अपने घर नहीं लौट पाएंगे? क्या अम्मा अब भी उनका इंतजार करती होंगी? क्या बाबा अब भी हर राहगीर से पूछते होंगे कि हमारी बिटिया का कुछ पता चला कि नहीं? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू भी कम होने लगे। कहते हैं जब दर्द हर दिन मिले तो इंसान रोना भी भूलने लगता है। लेकिन उसी गिरोह में एक आदमी ऐसा भी था जो यह सब चुपचाप देख रहा था। उसका नाम था विक्रम मल्लाह। विक्रम की आंखों में वह कठोरता नहीं थी जो बाकी लोगों में दिखाई देती थी। बताया जाता है कि गिरोह के भीतर विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध किया। यही विरोध आगे चलकर गिरोह के भीतर गंभीर टकराव का कारण बना। एक शाम अलाव के पास बैठे लोगों के बीच अचानक ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। बाबू गुज्जर गुस्से में था,
लेकिन दूसरी तरफ पहली बार विक्रम मल्लाह उसके सामने डटकर खड़ा था। बीहड़ों की हवा जैसे थम गई थी। गिरोह के बाकी लोग भी समझ गए थे कि अब यह सिर्फ बहस नहीं रही, यह टकराव जल्द ही किसी बड़े अंजाम तक पहुंचने वाला था। उस रात बीहड़ों में अजीब सी बेचैनी थी। अलाव जल रहा था, लेकिन उसके आसपास बैठे लोगों के चेहरों पर सन्नाटा पसरा था। कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि गिरोह के भीतर कुछ बदल रहा है। बाबू गुज्जर पहले की तरह आदेश दे रहा था। उसकी आवाज में वही अहंकार था। उसे यकीन था कि उसकी बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन इस बार सामने विक्रम मल्लाह खड़ा था। बताया जाता है कि विक्रम मल्लाह ने फूलन देवी के साथ हो रहे कथित अत्याचारों का विरोध किया। यही विरोध धीरे धीरे दोनों के बीच खुले संघर्ष में बदल गया। कुछ देर तक लोगों के बीच तीखी बहस होती रही। गिरोह के लोग चुप थे। कोई किसी का साथ देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीहड़ों में यह सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं था, यह तय होने वाला था कि बंदूक पर हक किसका रहेगा। फूलन दूर बैठी यह सब देख रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगला पल क्या लेकर आएगा। फिर अचानक सन्नाटे को चीरते हुए गोली की आवाज गूंजी। उसके बाद फिर दूसरी गोली। फिर कुछ पल के लिए पूरा बीहड़ खामोश हो गया। जब धूल उड़ी तो जमीन पर बाबू गुज्जर पड़ा था। उस रात पहली बार फूलन देवी ने महसूस किया था कि बीहड़ों की हवा बदल गई है। डर अभी भी था, लेकिन वह आदमी जिसके नाम से हर रात एक नई दहशत शुरू होती थी, अब वह नहीं था। विक्रम ने कुछ क्षण फूलन की ओर देखा। उसकी आवाज पहले से अलग थी, धीमी लेकिन साफ। बोला, अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। फूलन ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। यह खुशी के आंसू नहीं थे, यह उस इंसान के आंसू थे जिसने लंबे अंधेरे के बाद पहली बार उम्मीद की बहुत हल्की सी किरण देखी थी। लेकिन बीहड़ों की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि चंबल में सत्ता बदलने का मतलब नए दुश्मनों का जन्म भी होता था। और दूर कहीं कुछ लोग इस बदलाव का बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। बीहड़ों में सुबह जल्दी हो जाती थी। सूरज की पहली किरण पड़ते ही पूरा गिरोह अपने अपने काम में लग जाता था। लेकिन उस सुबह फूलन के लिए कुछ अलग था। रात भर के बाद पहली बार उन्हें किसी ने डांट कर नहीं जगा, कोई धमकी नहीं दी, कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने हैरानी से चारों ओर देखा। विक्रम मल्लाह थोड़ी दूर पर बैठा अपनी बंदूक साफ कर रहा था। उसने बिना उनकी तरफ देखे कहा, जाकर खाना खा लो, कल से कुछ भी नहीं खाया है। फूलन कुछ पल तक उसे देखती रही। शायद उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उनसे इस लहजे में बात भी कर सकता है। उन्होंने धीरे से पूछा, हम घर कब जाए? विक्रम कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, अभी नहीं, बीहड़ से निकलना आसान नहीं है। वह जवाब सुनकर फूलन की आखिरी उम्मीद भी जैसे टूट गई। दिन बीतने लगे। फूलन अब भी कम बोलती थी, लेकिन विक्रम ने उन्हें कभी मजबूर भी नहीं किया। एक दिन उनसे पूछा, पढ़ना लिखना आवत है? फूलन ने सिर हिलाया कि नहीं। फिर पूछा, बंदूक चलाना आवत है? फूलन ने सिर हिलाया कि नहीं। विक्रम ने गहरी सांस लिया और बोला कि बीहड़ में जिंदा रहना है तो डर से पहले खुद को संभालना सीखना पड़ेगा। यह किसी डकैत की सीख कम, जिंदगी की कठोर सच्चाई ज्यादा थी। धीरे धीरे फूलन ने आसपास की दुनिया को समझना शुरू किया। उन्हें पता चला कि बीहड़ों में रहने वाले सभी लोग एक जैसे नहीं थे। कुछ अपराधी थे, कुछ बदले की आग में आए थे और कुछ गरीबी और अन्याय से भागकर यहाँ पहुंचे थे। लेकिन एक बात सब में समान थी, हर किसी के हाथ में बंदूक थी और हर किसी के पीछे कोई न कोई अधूरी कहानी। उधर गुड़ा का पुरवा अब भी हर दिन फूलन का इंतजार कर रहा था। मूला देवी दरवाजे की ओर देखती, फिर खाली नजरें झुका लेती। देवी दिन हर आने जाने वाले से पूछते थे कि हमारी बिटिया की कोई खबर मिली? हर बार जवाब आता था नहीं। उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी बेटी जिंदा है और फूलन को नहीं मालूम था कि उनके माता पिता अब भी हर दिन उनकी राह देख रहे हैं। लेकिन चंबल की कहानी अभी शांत नहीं हुई थी। बीहड़ों में एक और नाम था जिसकी नजर अब विक्रम मल्लाह पर टिक चुकी थी, श्री राम और लाला राम। यही नाम आने वाले दिनों में फूलन देवी की जिंदगी को एक बार फिर खून, विश्वासघात और त्रासदी के रास्ते पर ले जाने वाला था। मई 1980 चंबल के बीहड़ में गर्मियों की दोपहर थी। रेत इतनी तप चुकी थी कि नंगे पांव चलना मुश्किल था। बीहड़ों के बीच एक सूखी नाली के किनारे दो गिरोह मिलने वाले थे। एक तरफ था विक्रम मल्लाह, वह डकैतों की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ नाम बन चुका था। उसके साथ उसके भरोसेमंद साथी थे और कुछ ही दूर पर फूलन देवी भी मौजूद थी। दूसरी तरफ आने वाले थे श्री राम और लाला राम, दो सगे भाई जो कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आए थे। विवरणों के अनुसार श्री राम और लाला राम को विक्रम मल्लाह का बढ़ता हुआ प्रभाव स्वीकार नहीं था। इसी तनाव के बीच दोनों पक्षों की मुलाकात हुई, जिसे कुछ स्रोत समझौते की कोशिश बताते हैं। दोपहर धीरे धीरे ढल रही थी। दोनों पक्ष आमने सामने बैठे। कुछ देर तक सामान्य बातें हुई, इलाके की चर्चा, पुलिस की गतिविधियों की चर्चा और भविष्य की बात।
ऐसा लग रहा था मानो पुरानी दुश्मनी खत्म होने वाली थी। फूलन ने दूर से विक्रम की ओर देखा। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें लगा वह लगातार चल रहा तनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन बीहड़ों में हर मुस्कान भरोसे की निशानी नहीं होती है। अचानक बिना किसी चेतावनी के गोलियों की आवाज गूंज उठी, एक दो फिर लगातार कई गोलियां। बीहड़ों की खामोशी टूट गई। फूलन विक्रम का नाम लेकर चीख उठी। उन्होंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदूकों ने उनका रास्ता रोक लिया। कुछ ही क्षणों में विक्रम मल्लाह की सांसें थम चुकी थीं। जिस आदमी ने बीहड़ों में पहली बार फूलन को सम्मान दिया था, वह मिट्टी में पड़ा था। फूलन की आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया बिखर गई, लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम की लाश अभी वहीं पड़ी रही। दूसरी ओर श्री राम की निगाह फूलन पर टिक चुकी थी। उसने अपने साथियों से सिर्फ एक वाक्य कहा कि इसे भी साथ ले चलो। फूलन ने विरोध किया, छूटने की कोशिश की, लेकिन वह अकेली थी और सामने हथियारबंद लोग। बीहड़ों से निकलते समय उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। धूल के बीच विक्रम मल्लाह का निर्जीव शरीर धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अब उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। सिर्फ इतना मालूम था कि जिस अंधेरे से विक्रम ने उन्हें निकाला था, वही अंधेरा फिर से लौट आया है, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा भयावह। चंबल के बीहड़ों से निकलने के बाद फूलन देवी को बंदूकधारियों के एक समूह के बीच पैदल और फिर अलग अलग रास्तों से आगे ले जाया गया। रास्ते भर उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही दृश्य था, छूटता हुआ चंबल और मिट्टी में पड़ा विक्रम मल्लाह का निर्जीव शरीर। उन्हें नहीं मालूम था कि मंजिल कहाँ है। कई घंटे बीत गए, बीहड़ों की पगडंडियां खत्म हुई, खेत दिखाई देने लगे, फिर कच्चे घर, बैलगाड़ियां और दूर तक फैला हुआ एक गांव जो कानपुर जिले का एक ठाकुर बाहुल गांव था, जिसका नाम था बेहमई। दिन ढल चुका था। गांव के अधिकतर लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। फूलन देवी को गांव के भीतर एक मकान में ले जाया गया। श्री राम और लाला राम ने फूलन देवी को बेरहमी से इस मकान में कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा। उस मकान का एक कमरा अब उनकी कैद बन चुका था। दरवाजा बाहर से बंद रहता। खिड़कियां इतनी छोटी थीं कि उससे सिर्फ आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दे रहा था। वहीं बैठकर फूलन कई बार सोचती, क्या बाबा अभी भी उन्हें ढूंढ रहे होंगे? क्या अम्मा हर शाम दरवाजे की ओर देखती होंगी? लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। फूलन देवी ने अपनी आत्मकथा में आरोप लगाया कि उसी कैद के दौरान श्री राम, लाला राम और उनके साथियों ने उनके साथ बार बार यौन हिंसा की और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। हद तो तब हो गई जब पूरे समाज के सामने नंगा करके कुएं से पानी भरवाया गया। इतिहास में ऐसा भी जिक्र आता है। दिन बीतते गए, कमजोर होता हुआ शरीर, टूटता हुआ मन, और हर सुबह यही उम्मीद कि शायद आज यह सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन हर शाम उम्मीद फिर टूट जाती। उस कैद में फूलन सिर्फ दर्द नहीं सह रही थी, वह हर चेहरा, वह हर आवाज, हर अपमान अपने भीतर दर्ज करती जा रही थी। उन्हें तब शायद यह भी नहीं मालूम था कि यही स्मृतियां एक दिन इतिहास का रूप बदल देंगी। बेहमई के इस छोटे से कमरे में एक किशोरी धीरे धीरे खामोश हो रही थी, लेकिन उसी खामोशी के भीतर एक ऐसा ज्वालामुखी तैयार हो रहा था जिसका विस्फोट पूरे देश को झकझोर देगा। बेहमई वो छोटा सा कमरा जहां दिन गिने नहीं जाते थे, बस काटे जाते थे। हर सुबह दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आती, हर रात वही कुंडी फिर बंद हो जाती। फूलन देवी के लिए समय का अर्थ खत्म हो चुका था। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि विक्रम अब नहीं रहे और वह अपने घर से बहुत दूर थी। लेकिन एक दिन फूलन मौका पाकर बेमई से फरार हो गई। जब फूलन ने उस मकान की चौखट आखिरी बार पार की तो पीछे सिर्फ एक कमरा नहीं छूटा था, पीछे छूट गया था उनकी जिंदगी का सबसे भयावह अध्याय। लेकिन उस अध्याय की हर याद उनके साथ चल पड़ी। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात उन लोगों से हुई जो चंबल में पहले से ही एक अलग गिरोह के साथ सक्रिय थे। उनमें एक नाम था बाबा मुस्तकीम और दूसरा मान सिंह। मान सिंह ने पहली बार फूलन की ओर देखा, कुछ पल तक कुछ भी नहीं बोला, फिर धीरे से पूछा, आप क्या करना चाहती हो? फूलन काफी देर तक चुप रही। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, आंसू शायद अब सूख चुके थे। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में सिर्फ एक वाक्य कहा, हम सब भूल नहीं सकते। उस वाक्य में दर्द भी था, अपमान भी, और एक ऐसा संकल्प भी जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता था। चंबल की हवा फिर बदल रही थी, लेकिन इस बार फूलन वही डरी हुई लड़की नहीं थी जिसे कभी जबरन बीहड़ों में लाया गया था। अब उनके भीतर न्याय, प्रतिशोध और जीवित रहने की जटिल भावनाएं एक साथ आकार ले रही थीं। और दूर बेमई गांव अब भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ महीनों बाद यहीं की मिट्टी भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित और विवादास्पद घटनाओं में से एक की गवाह बनने वाली है।
चंबल के बिहड़ एक बार फिर फूलन देवी के कदमों की आहट सुन रहे थे, लेकिन इस बार वह किसी की कैदी बनकर नहीं लौटी थी। उनके हाथ में बंदूक थी और आंखों में वह खामोशी जो लंबे दर्द के बाद जन्म लेती है। बिहड़ों में अब उनका नाम अलग तरह से लिया जाने लगा था। कुछ लोग उन्हें पीड़िता कहते, कुछ डकैत, तो कुछ सिर्फ एक ऐसी औरत जिसने असंभव यातनाएं झेली थी। लेकिन फूलन इनमें से कोई बहस नहीं लड़ रही थी। उनके सामने सिर्फ एक अधूरा हिसाब था। दिन बीतते गए, बिहड़ों में खबरें आती रही। किसी ने बताया श्रीराम इधर देखा गया, दूसरे ने कहा लाला राम अब दूसरे इलाके में छिपा है। हर सूचना पर गिरोह निकल पड़ता। घंटों की पैदल यात्रा, सूखी नदियों के किनारे कांटेदार झाड़ियां और फिर खाली हाथ वापसी। श्रीराम और लाला राम हर बार बच निकलते। एक रात तालाब के पास बैठे मान सिंह ने धीमे स्वर में कहा कि जल्दबाजी में उठाया कदम अपने ही लोगों की जान ले सकता है। फूलन कुछ देर तक आग की लपटों को देखती रही, फिर बोली जिस दिन सामने आएंगे उस दिन फैसला हो जाएगा। उसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। बिहड़ों में किसी ने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी समझ रहे थे कि अब यह सिर्फ दो गिरोहों की दुश्मनी नहीं रह गई है, यह एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ रहा था जिसका असर चंबल से निकलकर पूरे देश में महसूस किया जाएगा। और फिर फरवरी 1981 की एक सुबह एक खबर आई, बेमई में कुछ लोग लौटे हैं। फूलन ने सिर उठाया, उनकी निगाहें दूर क्षितिज पर टिक गईं। चंबल की हवा एक बार फिर बदल रही थी और इतिहास अपने सबसे विवादास्पद अध्यायों में से एक लिखने की तैयारी कर रहा था। 14 फरवरी 1981 सर्दियों की विदाई का समय था। सुबह की धूप धीरे धीरे कानपुर देहात के बेमई गांव की कच्ची गलियों पर फैल रही थी। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। कहीं पशुओं को चारा डाला जा रहा था, कहीं खेतों की ओर जाने की तैयारी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह गांव पूरे देश की सुर्खियों में आने वाला है। उधर चंबल के बिहड़ों से एक गिरोह बेमई की ओर बढ़ रहा था। उस गिरोह के आगे चल रही थी फूलन देवी। फूलन देवी अपने साथियों के साथ बेमई पहुंची। उनका उद्देश्य श्री राम और लाला राम की तलाश करना था, जिन्हें वह विक्रम मल्लाह की हत्या और अपने साथ हुए कथित अत्याचारों के लिए जिम्मेदार मानती थी। गांव में प्रवेश करते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग घरों के भीतर भागे, कुछ खेतों की ओर निकल गए। फूलन और उनके साथियों ने श्री राम और लाला राम के बारे में पूछताछ शुरू की कि श्री राम कहाँ है, कोई जवाब नहीं। लाला राम कहाँ है, कोई जवाब नहीं। कहा जाता है कि उस समय श्री राम और लाला राम गांव में फूलन देवी के हाथ नहीं लगे। कुछ देर बाद गांव के कई पुरुषों को एक जगह इकट्ठा किया गया। बताया जाता है कि उनमें से कई ऐसे थे जो फूलन के सामूहिक दुष्कर्म में शामिल थे, बाकी कई ऐसे जिन्होंने उस मामले में खुलकर श्री राम और लाला राम का साथ दिया था। माहौल पूरी तरह तनाव में भर चुका था। हर चेहरा डरा हुआ था, हर ओर चीख पुकार थी और फिर कुछ ही क्षणों में गोलियों की आवाजें पूरी बेमई में गूंज उठी। इस गोली कांड में लगभग 20 ठाकुरों की मृत्यु हुई, ऐसा इतिहास में लिखा गया। यही घटना बाद में बेमई कांड के नाम से पूरे देश में जानी गई। जब गोलियों की आवाज थमी तो बेमई पहले जैसा गांव नहीं रह गया था। हर तरफ चीखें थीं, धूल थी और ऐसा सन्नाटा जो वर्षों तक उस गांव का पीछा करता रहा। उस दिन की घटना ने सिर्फ चंबल को नहीं, पूरे भारत को झकझोर दिया था। किसी ने फूलन देवी को एक क्रूर हत्यारी कहा, तो किसी ने कहा यह उस स्त्री की कहानी है जिसने असहनीय अत्याचार झेले थे। लेकिन एक बात तय थी, 14 फरवरी 1981 के बाद फूलन देवी अब सिर्फ चंबल का नाम नहीं रही, वह पूरे देश की सबसे चर्चित और सबसे विवादास्पद शख्सियतों में से एक बन चुकी थी। 15 फरवरी 1981 बेमई की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था। जहां एक दिन पहले लोगों की आवाजाही थी, अब वहां पुलिसों की गाड़ियां खड़ी थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। मारे गए लोगों के परिजन विलाप कर रहे थे। घटना की खबर कुछ ही घंटों में कानपुर से निकलकर लखनऊ पहुंची और फिर दिल्ली। अखबारों के पहले पन्नों पर एक ही नाम छाया था, फूलन देवी। उस दौर में चंबल के बिहड़ों में पहले भी कई डकैत सक्रिय थे, लेकिन बेमई कांड के बाद पुलिस का निशाना एक नाम पर सबसे ज्यादा टिका था, वो था फूलन देवी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस के बीच लगातार समन्वय बैठकों का दौर शुरू हुआ। बिहड़ों के नक्शे निकाले गए, मुखबिरों का जाल बिछाया गया, गांव गांव तलाशी हुई। जहां भी सूचना मिलती पुलिस पहुंच जाती, लेकिन हर बार फूलन और उनका गिरोह बिहड़ों की भूल भुलैया में ओझल हो जाता था। उधर देश में एक दूसरी बहस भी शुरू हो गई थी। कुछ लोगों के लिए बेमई कांड निर्दोष लोगों की हत्या था, जिसकी कोई नैतिक या कानूनी सफाई नहीं हो सकती थी। वहीं कुछ लोग फूलन देवी के जीवन में दर्ज कथित अत्याचारों, विक्रम मल्लाह की हत्या और बेमई में उनके साथ हुए कथित उत्पीड़न का उल्लेख करते हुए इस घटना की पृष्ठभूमि को समझने की बात करते थे। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच एक बात निर्विवाद थी, 20 लोगों की जान गई थी और इस घटना ने अनेक परिवारों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। फूलन देवी उस समय बिहड़ों में थीं।
उन तक अखबार नहीं पहुंचते थे, लेकिन उन्हें यह खबर जरूर मिल चुकी थी कि अब पूरा देश उन्हें खोज रहा था। अब उनका हर कदम पुलिस की नजरों में था, हर साथी पर शक किया जा रहा था, हर गांव संभावित घेराबंदी का हिस्सा बन चुका था। चंबल की घाटियों में अब सिर्फ डकैतों और पुलिसों की लड़ाई नहीं चल रही थी, यह सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। और इसी संघर्ष ने आने वाले 2 वर्षों में भारत के सबसे चर्चित आत्मसमर्पणों में से एक की नींव रखी। 1981 से लेकर 1983 बेमई कांड के बाद चंबल के बिहड़ों का नक्शा बदल गया। जहां पुलिस कभी कभार दिखाई देती थी, अब हर तरफ वर्दियां थीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 राज्यों की पुलिस लगातार चंबल के बिहड़ों में अभियान चला रही थी। बताया जाता है कि बेमई कांड के बाद फूलन देवी भारत की सबसे अधिक तलाश की जाने वाली डकैतों में शामिल हो गई थी। उनके और उनके गिरोह पर इनाम घोषित कर दिया गया तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए व्यापक पुलिस अभियान चलाए गए। लेकिन चंबल सिर्फ नक्शे पर बनी घाटियां नहीं थी, वह सैकड़ों बिहड़ों, गहरी खाइयों, सूखी नदियों और ऐसे रास्तों का जाल था जहां स्थानीय जानकारी के बिना पहुंचना लगभग असंभव था। पुलिस आती, घंटों तलाशी लेती और खाली हाथ लौट जाती। उधर फूलन देवी भी पहले जैसी नहीं रही। अब हर रात ठिकाना बदलता था, हर नए आदमी पर शक होता था, हर कदम सोच समझ कर रखा जाता था। बिहड़ों की जिंदगी अब सिर्फ पुलिस से बचने की नहीं थी, जिंदा रहने की भी थी। इसी दौरान सरकार के सामने भी एक सवाल खड़ा होने लगा, क्या यह सिलसिला हमेशा चलता रहेगा या इसका कोई अंत भी होगा? बिहड़ों में अब बंदूकों के साथ साथ बातचीत भी चल रही थी। एक और पुलिस का दबाव बढ़ रहा था तो दूसरी ओर एक ऐसे अंत की तैयारी हो रही थी जिसे कुछ लोग न्याय कहेंगे, कुछ समझौता और कुछ इतिहास का सबसे असाधारण आत्मसमर्पण। चंबल की हवा बदल रही थी। इस बार गोलियों की आवाज कम थी और इंतजार ज्यादा। पूरा देश देख रहा था, क्या फूलन देवी आखिरकार हथियार डालेंगी या यह पीछा अभी और लंबा चलेगा। 1982 बेमई कांड को 1 साल से ज्यादा बीत चुका था, लेकिन चंबल अब भी शांत नहीं था। बिहड़ों में गोलियां कम चलती थी, लेकिन डर पहले से ज्यादा था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस लगातार तलाश में थी। सरकारें बदल रही थी, अफसर बदल रहे थे, लेकिन एक सवाल वहीं खड़ा था, क्या फूलन देवी कभी जिंदा आत्मसमर्पण करेंगी? इसी बीच मध्य प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी को एक अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। नाम था राजेंद्र चतुर्वेदी। उनका काम सिर्फ फूलन देवी को ढूंढना नहीं था, उन्हें समझाना भी था कि बंदूक से बाहर भी एक रास्ता है। पहले संदेश भेजा गया, कोई जवाब नहीं आया। फिर दूसरा संदेश भेजा गया, फिर तीसरा। बिहड़ों में भरोसा एक दिन में नहीं बनता। कई बार खबर आती कि फूलन मिलने को तैयार है। चंबल के बिहड़ों में अब पहली बार गोलियों से ज्यादा बातचीत की चर्चा होने लगी थी, लेकिन बातचीत तभी आगे बढ़ सकती थी जब सरकार फूलन देवी की शर्तें सुनने को तैयार हो। और उधर दिल्ली में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय की तैयारी शुरू हो चुकी थी। भोपाल 1983 की शुरुआत, चंबल के बिहड़ों से लगातार संदेश आ रहे थे। अब यह सिर्फ पुलिस का मामला नहीं रह गया था, यह सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। एक और देश की सबसे चर्चित महिला डकैत, दूसरी ओर 3 राज्यों की पुलिस। लेकिन इस बार बीच में बंदूक नहीं, बातचीत थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सहमति के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने फूलन देवी के आत्मसमर्पण की रूपरेखा पर काम शुरू किया। इस प्रक्रिया में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मध्यस्थों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। यह कोई सौदेबाजी नहीं थी, यह उस महिला की शर्तें थी जिसने अपने जीवन में पुलिस, जेल, हिंसा और विश्वासघात सब कुछ देखा था। फूलन देवी ने आत्मसमर्पण के लिए कई शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि उन्हें किसी भी मामले में फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। दूसरी शर्त, उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस के हवाले नहीं किया जाएगा। फूलन का मानना था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। तीसरी शर्त थी कि जेल या अदालत ले जाते समय उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। चौथी शर्त यह थी कि पुलिस रिमांड में 3rd डिग्री या किसी भी प्रकार का शारीरिक उत्पीड़न नहीं होगा। 5वीं शर्त, उनके परिवार को सुरक्षा दी जाएगी, उनके पिता की विवादित जमीन का समाधान किया जाएगा और उनके भाई को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 6ठी शर्त थी कि आत्मसमर्पण करने वाले उनके साथियों के साथ भी सम्मानजनक और मानवीय व्यवहार किया जाएगा। कई दिनों तक इन शर्तों पर बातचीत चलती रही। सरकार के लिए यह आसान फैसला नहीं था। देश का एक वर्ग चाहता था कि फूलन देवी को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार किया जाए। दूसरा वर्ग कह रहा था कि अगर बिना किसी खून खराबे के आत्मसमर्पण संभव है तो वह रास्ता अपनाया जाना चाहिए। आखिरकार सहमति बन गई। चंबल के बिहड़ों में संदेश पहुंचा, तैयारी शुरू कर दीजिए। अब तारीख तय होनी थी, जगह तय होनी थी और इतिहास अपने सबसे असाधारण दृश्यों में से एक लिखने जा रहा था। एक महिला जिसे पूरा देश वर्षों से बंदूक के साथ देख रहा था, कुछ ही दिनों बाद हजारों लोगों के सामने उसी बंदूक को जमीन पर रखने वाली थी। 13 फरवरी 1983 MJS कॉलेज मैदान, भिंड, मध्य प्रदेश।
उस दिन वहां लगभग 8,000 लोगों की भीड़ मौजूद थी। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। मंच तैयार था, मंच पर महात्मा गांधी की तस्वीर रखे थे। फूलन देवी के साथ उनके गिरोह के अन्य सदस्यों ने भी उसी अवसर पर आत्मसमर्पण किया, लेकिन मंच पर बंदूक रख देने का मतलब आजादी नहीं था। फूलन देवी को वहीं से पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया। अब उनका अगला सफर बिहड़ों का नहीं, जेल की ऊंची दीवारों का था। उन्हें शायद यह उम्मीद थी कि अब अदालत में उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन उनके सामने एक ऐसा इंतजार था जो महीनों का नहीं 11 वर्षों का होने वाला था। 13 फरवरी 1983 के बाद भिंड के मैदान में हजारों लोगों के सामने बंदूक जमीन पर रख देने वाली फूलन देवी अब पुलिस की अभिरक्षा में थी। इस दौरान उनके विरुद्ध विभिन्न मामलों की कानूनी प्रक्रिया लंबी चलती रही और उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ा। जेल के बाहर देश बदल रहा था, सरकारें बदल रही थी, राजनीति बदल रही थी, लेकिन जेल के भीतर समय जैसे ठहर गया था। कभी कभी पत्रकार उनका हालचाल जानने की कोशिश करते, कभी उनके बारे में नहीं बहस छिड़ जाती। कोई उन्हें अपराधी कहता, कोई अत्याचारों की शिकार महिला, लेकिन उनकी जिंदगी का फैसला अब भी अधूरा था। 11 वर्षों का यह इंतजार सिर्फ सजा का नहीं था, यह उस सवाल का भी इंतजार था कि क्या फूलन देवी कभी फिर से समाज का हिस्सा बन पाएंगी। इस सवाल का जवाब 1994 में मिला, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने फूलन देवी की जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। सन 1994, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 11 साल बिहड़ों की धूल छोड़ने के बाद फूलन देवी जेल की सलाखों के पीछे थीं। इन 11 वर्षों में देश ने कई राजनीतिक बदलाव देखे, सरकारें बदली, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन फूलन देवी की दुनिया नहीं बदली। न मुकदमे का अंतिम निष्कर्ष आया, न उन्हें आजाद हवा में सांस लेने का अवसर मिला। उनके परिवार की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थी। समर्थकों को भी लगने लगा था कि शायद फूलन देवी अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिता देंगी। इसी दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी से जुड़े मामलों पर पुनर्विचार का निर्णय लिया। सन 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनहित का हवाला देते हुए राज्य से संबंधित मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया। इसी निर्णय के बाद फूलन देवी की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। यह केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं था, यह ऐसा फैसला था जिसने पूरे देश में तीखी बहस छेड़ दी। एक पक्ष ने कहा यह न्याय के विरुद्ध है, दूसरे पक्ष का कहना था कि जिस महिला ने आत्मसमर्पण किया, 11 वर्ष जेल में बिताए और जिसकी कानूनी प्रक्रिया वर्षों तक लंबी चली, उसे कानून के दायरे में नया जीवन शुरू करने का अवसर मिलना चाहिए। फैसले पर मतभेद थे, लेकिन यह निर्विवाद था कि इस निर्णय ने फूलन देवी के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। जब जेल का दरवाजा खुला तो सिर्फ एक कैदी बाहर नहीं आई, एक ऐसा नाम बाहर आया जिसे पूरा देश जानता था। बाद के वर्षों में फूलन देवी ने अनेक अवसरों पर मुलायम सिंह यादव के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने उन्हें अपना सबसे बड़ा सहारा बताया और उन्हें अपने जीवन का उद्धारक जैसा सम्मान दिया। 11 वर्षों से बंद पड़ा जीवन अब फिर से चलने लगा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जिस महिला को कभी पुलिस ढूंढ रही थी, कुछ ही समय बाद वही महिला जनता से वोट मांगेगी और फिर भारत की संसद तक पहुंचेगी। 1994 में जेल से बाहर आने के बाद फूलन देवी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब कहां जाएं? गांव लौटें जहां पुरानी दुश्मनियां उनका इंतजार कर रही थीं, या एक नई जिंदगी शुरू करें? उसी समय उनके जीवन में फिर एक बार मुलायम सिंह यादव आए। उस दौर में समाजवादी पार्टी की राजनीति पिछड़ों, दलितों और वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी को लेकर अपना विस्तार कर रही थी। इसी पृष्ठभूमि में मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को सिर्फ एक पूर्व डकैत के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उनमें एक ऐसी महिला को देखा जिसका जीवन भारतीय समाज की गहरी असमानताओं, हिंसा और व्यवस्था की जटिलताओं से होकर गुजरा था। समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी को राजनीति में आने का अवसर दिया। यह निर्णय सामान्य राजनीतिक फैसला नहीं था, इस पर पूरे देश में बहस हुई, कई लोगों ने इसका विरोध किया। 1996 का लोकसभा चुनाव आया, समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी को उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। देश भर की निगाहें इस चुनाव पर टिक गई थीं। क्या जिस महिला को कभी देश की सबसे चर्चित डकैत कहा गया, उसे जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी? इस सवाल का जवाब मतपेटियों में बंद था। यह चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था, यह उस सवाल का भी चुनाव था कि क्या समाज किसी व्यक्ति को उसका अतीत छोड़कर नया अवसर दे सकता है। चुनाव प्रचार शुरू हुआ, जहां भी फूलन देवी जाती, लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते। कोई उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ी हुई महिला मानता था, कोई बेमई कांड को याद करके उनका विरोध करता था। मत अलग अलग थे, लेकिन एक बात तय थी, फूलन
फूलन देवी अब पूरे देश की राजनीतिक चर्चा का केंद्र थे। मतदान हुआ, फिर मतगणना का दिन आया। 1996 के लोकसभा चुनाव में फूलन देवी मिर्जापुर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुई। जिस महिला ने कभी बिहड़ों में अपने जीवन के लिए संघर्ष किया था, अब वही भारतीय संसद की सदस्य बनने जा रही थी। यह भारतीय लोकतंत्र का एक असाधारण दृश्य था। संसद की सीढ़ियां चढ़ते समय शायद उन्हें अपने जीवन के वे सभी मोड़ याद आए होंगे। गरीबी, बाल विवाह, जमीन का विवाद, अपहरण, चंबल, बेमई, आत्मसमर्पण, 11 साल की जेल और फिर लोकसभा। लेकिन इतिहास कभी एक ही पन्ने पर नहीं रुकता। सांसद बनने के बाद भी बेमई कांड की यादें खत्म नहीं हुई थी और इन्हीं अधूरे सवालों के बीच 25 जुलाई 2001 को एक सुबह दिल्ली में गोलियों की आवाज फिर गूंजी। यह हमला इस बार बिहड़ों में नहीं बल्कि सांसद के सरकारी आवास के बाहर हुआ। 25 जुलाई 2001 नई दिल्ली की सुबह हर दिन की तरह शुरू हुई थी। दिल्ली में मानसून की हल्की नमी थी। सांसदों के सरकारी आवासों के बाहर सामान्य चहल पहल थे। फूलन देवी अब चंबल की डकैत नहीं थी, वे भारत की संसद की निर्वाचित सदस्य थे। लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह होने वाली थी। 25 जुलाई 2001 को नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास के बाहर अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई। कुछ ही सेकंड में कई गोलियां चली। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले फूलन देवी जमीन पर गिर चुकी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। भारत की सबसे चर्चित महिलाओं में से एक अब इतिहास बन चुकी थी। हत्या के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। समाचार चैनलों, अखबारों और संसद तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, फूलन देवी की हत्या। कुछ समय बाद शेर सिंह राणा ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि यह हमला बेमई कांड का बदला लेने के लिए किया गया। यह उसका स्वयं का दावा था, जिसके बाद मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी। एक बार फिर देश दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों ने कहा कि एक लंबी कहानी का अंत हो गया, दूसरों ने कहा एक नया विवाद शुरू हो गया। लेकिन इन बहसों से परे एक सच्चाई हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। गूढ़ा का पुरवा गांव की एक बच्ची, जिसने बचपन से अपने हिस्से की जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने अत्याचार, अपहरण, बिहड़ों, आत्मसमर्पण, जेल और संसद तक का सफर तय किया, उसकी यात्रा दिल्ली की एक सड़क पर गोलियों की आवाज के साथ समाप्त हो गई। लेकिन क्या सचमुच ये कहानी यहीं खत्म हो गई, या फूलन देवी आज भी भारत के सामने कुछ ऐसे सवाल छोड़ गई जिनका जवाब अब तक नहीं मिला? फूलन देवी की कहानी एक साधारण जीवनी नहीं है। यह ऐसी कहानी है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभव, अपने विचार और अपने नजरिए से पढ़ता है। फूलन देवी का जीवन भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के सबसे चर्चित अध्यायों में से एक है। उन्होंने बिहड़ों को भी देखा, जेल की सलाखों को भी और संसद के गलियारों को भी। ऐसी यात्राएं इतिहास में बहुत कम लोगों के हिस्से आती हैं। शायद इसीलिए फूलन देवी की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। वह हर बार फिर से शुरू हो जाती हैं जब किसी गरीब की आवाज दबाई जाती है। शायद इसी वजह से सालों बाद लेखक आशीष पाठक और निर्देशक स्वाति दुबे ने बेमई हत्याकांड की पृष्ठभूमि पर एक ऐसा नाटक रचा जिसने लोगों को गोली चलने के उस दिन से आगे की दुनिया दिखाने की कोशिश की। इस नाटक में फूलन देवी मंच पर दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई देती हैं बेमई की वो महिलाएं जिनके पति उस नरसंहार में मारे गए थे। सरकार उनके पुनर्वास के लिए गांव में एक सरकारी अगरबत्ती कारखाना खोलती है। हत्याकांड में विधवा हुई महिलाएं उसी कारखाने में अगरबत्ती बनाकर अपना जीवन चलाती हैं। उन सबके बीच सबसे प्रभावशाली महिला है लाला राम ठकुराइन। ठकुराइन के भीतर फूलन देवी के लिए गहरा आक्रोश है। वह प्रण लेती है कि जब तक फूलन देवी को फांसी नहीं होगी, वो अपने पति की अस्थियों को जल विसर्जन नहीं करेंगी। वर्षों तक इन अस्थियों को एक पोटली में संभाल कर रखती हैं। नाटक की शुरुआत फूलन देवी की मृत्यु के बाद होती है। अगरबत्ती कारखाने में रोज की तरह काम करते हुए महिलाओं के बीच बातचीत शुरू होती है। लेकिन एक दिन दमयंती नाम की महिला एक ऐसा सवाल पूछती है जो पूरे नाटक की दिशा बदल देती है। वह पूछती है कि उस दिन नरसंहार में सिर्फ पुरुषों को क्यों मारा गया, महिलाओं को क्यों नहीं मारा गया? एक सवाल और उसके बाद सालों से दबे हुए सच बाहर आने लगते हैं। बहस के दौरान महिलाएं यह स्वीकार करने लगती हैं कि भले ही उन्होंने फूलन देवी के साथ हुए अत्याचार में भाग नहीं लिया था, लेकिन अपने घरों के पुरुषों द्वारा किए जा रहे जातिगत अत्याचारों और अन्याय पर वे वर्षों तक चुप रहीं। नाटक किसी एक व्यक्ति को कटघरे में खड़ा नहीं करता है, वह पूरी व्यवस्था से सवाल करता है। वह दिखाता है कि पितृसत्ता और सामंती सोच के जाल में औरतें भी उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाती हैं जिसने किसी दूसरी औरत का जीवन बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे लाला राम ठकुराइन का गुस्सा बदले की भावना
भावना और उनका अहंकार टूटने लगता है। वो अब सिर्फ ठाकुर परिवार की बहू नहीं रहती हैं, वो एक पीड़ित स्त्री बनकर सामने आती हैं। नाटक के अंत में वह सभी नव विधवा महिलाएं एक ऐसा निर्णय लेती हैं जो पूरे कथानक का सबसे मार्मिक क्षण बन जाता है। वो अपने पतियों की अस्थियों को चुपचाप उसी अगरबत्ती के मसाले में मिला देती हैं जिससे वो अगरबत्ती बना रही थी। नाटक इसे प्राकृतिक न्याय के रूप में देखता है। अंतिम दृश्य में न कोई विजय होती है न कोई पराजय, बस धीरे धीरे सुलगती अगरबत्तियां और उनके धुएं के साथ अपने अपने दुखों में जलती हुई स्त्रियां। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे कठिन निष्कर्ष है। हिंसा किसी एक घर को नहीं जलाती, जातिवाद किसी एक परिवार को नहीं तोड़ता और बदला कभी सिर्फ एक व्यक्ति से हिसाब नहीं लेता, उसकी कीमत पीढ़ियां चुकाती हैं। फूलन देवी चली गई, बेहमई के वे लोग भी अब इतिहास का हिस्सा हैं। शायद इसलिए फूलन देवी की कहानी कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती और फूलन देवी उन्हीं सवालों में से एक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत। नमस्कार।